अस्सलामुअलैकुम। मेरी बहू की शादी को अभी 2 दिन भी ना हुए थे कि वो बेसब्री से हामला होने का इंतजार करने लगी। आज जो ही उसे मालूम हुआ कि वो हामला है तो बहुत खुश हुई और उसी रात छोटे कद की दाई को अपने साथ ले आई और बोली, ये मेरे पेट की 9 माह मालिश करेगी, जिसकी वजह से मैं बेटा जनूंगी। यूं वो दाई रोज आने लगी। अगर मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती जब बहू उसको पैसे देने के बजाय उससे ढेरों पैसे लेकर अपने पर्स में रखती। एक दिन मुझे शक हुआ तो मैंने बहाने से बहू को मैके भिजवा दिया और खुद बहू के कपड़े पहनकर लेट गई। जूं ही दाई आई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, ये देखकर कि वो तो मुझे अपने बहू की छोटे कद वाली दाई बड़ी मशकूक लगती थी, क्योंकि जब से वो हमारे घर आई थी दौलत की रेल पेल हो गई थी। वो हर रात बहू के पेट की मालिश करती और ढेरों ढेर पैसे थमा जाती। मैंने सोचा कि इस दाई का राज तो पता लगाकर ही रहूंगी। अनेक चाल चली और बहाने से बहू को मैके भिजवा दिया। खुद बहू के कपड़े पहनकर लेट गई और जो ही दाई आई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, ये देखकर कि वो तो मेरे बेटे कैफ की शादी को आज दूसरा दिन था। मेरी बहू सानिया परेशानी के आलम में मेरे पास आई और बोली, अम्मी, आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिससे मैं जल्द ही हामला हो जाऊं, या फिर कोई देसी दवा बनवा दें। मैं अपनी बहू की शक्ल देखकर रह गई थी। मुझे लगा कि शायद कैफ ने ही बहू से कोई ऐसी वैसी बात की होगी जो वो बच्चे के लिए इस कदर परेशान है। मैंने अपनी बहू को तसल्ली दी और कहा कि परेशान ना हो, अल्लाह जल्द ही तुम्हारी गोद भर देगा। फिर मैं कैफ का इंतजार करने लगी थी। मेरा बेटा जो ही घर वापस आया मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली कि तुमने बहू से बच्चे की बात क्यों की है? ऐसी भी क्या जल्दी आन पड़ी है? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? बहू इस कदर परेशान है कि मैं तुमसे क्या कहूं। कैफ भी परेशान हो गया। उसने जल्दी से नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं अम्मी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो सानिया से बच्चे का तकाजा नहीं किया। हो सकता है कि उसे खुद ही बच्चों का शौक हो, तभी तो वो आपसे बात करने आई थी। मैं कैफ की बात समझ गई थी, क्योंकि मैं कैफ की आदत से बखूबी वाकिफ थी। मेरा बच्चा तो निहायत समझदार और तहम्मुल वाला था। उसने आज तक किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी ना की थी और ना ही किसी से ऐसी बात का तकाजा किया था जो उसके बस में ना हो। जाहिर सी बात है कि औलाद तो अल्लाह के हाथ में ही होती है। जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी हो जाए तो औलाद होकर ही रहती है। बहू की बेचैनी मुझसे छुपी हुई नहीं थी। मैं अक्सर उसको देखती तो वो कुछ घबराई घबराई सी लगती थी। मैंने सानिया से पूछा कि बेटा मुझे बताओ, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं, या तुम्हें कैफ की तरफ से कोई परेशानी है? सानिया हंसकर बोली, नहीं अम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कैफ बहुत ही अच्छे शौहर हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं बस औलाद की वजह से परेशान हूं। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द मेरी गोद हरी हो जाए। मैं बोली, सानिया गम न करो, मैं हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ किया करूंगी। वो एकदम ही बच्चों की तरह से खुश हो गई थी। कैफ की शादी के पूरे 1 हफ्ते बाद ही मेरी बहू भागती हुई मेरे पास आई। उसके गाल गुलाब की तरह खिले हुए थे। वो बहुत खुश लग रही थी। उसने मुझे गले लगा लिया और बोली, अम्मी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके घर में आपका पोता या पोती आने वाला है। सानिया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने उसका माथा चूम लिया और बोली, बेटा, तुम आज के बाद घर का कोई काम नहीं करोगी, तुम बस आराम ही आराम करोगी। वो भी मुस्कुरा दी थी। अगले ही दिन कैफ के ऑफिस जाने के बाद सानिया सर पर सियाह चादर ओढ़कर मेरे पास आ गई और बोली, अम्मी जी, मैं थोड़ी देर तक आती हूं। मैं परेशान हो गई और बोली कि नहीं सानिया बेटा, मैं तुम्हें इस तरह घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। तुमने जहां कहीं भी जाना हो तुम कैफ के साथ ही जाना। एक तो तुम्हारी हालत भी ऐसी है कि मैं तुम्हें अकेला कहीं जाने भी नहीं दे सकती। सानिया ने एकदम से ही मुंह फुला लिया था। वो बोली, अम्मी जी, आप मुझ पर यह पाबंदी क्यों लगा रही हैं? क्या आपको मुझ पर शक है
मैं तो उसकी बात सुनकर ही हैरान हो गई थी। मैं बोली, सानिया, किस किस्म का शक? अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं तुम्हें अपने अकलौते बेटे की बीवी बनाकर क्यों लाती? सानिया मुस्कुराई थी। वो बोली, अम्मी जी, बस फिर मुझे आधे घंटे के लिए इजाजत दे दें। मैं बस यूं गई और यूं आई। मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मैंने सानिया को जाने दिया। मैं ये सोचकर ही परेशान होती रही कि न जाने वो कहां चली गई है। लेकिन सानिया अपनी बात की पक्की निकली थी। वो ठीक आधे घंटे बाद घर लौट आई थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक औरत भी थी। वो औरत निहायत पस्त कामत थी। यूं लगता था कि जैसे वो 2 फीट की हो। मैं उसकी तरफ देखकर बोली, सानिया, ये कौन है? मेरी बहू बोली, अम्मी जी, ये मेरी दाई है। ये आज से हमारे घर में ही रहेगी। ये मेरे पेट की मालिश करेगी। इसकी मालिश की वजह से मुझे बेटा पैदा होगा। मैंने फौरन ही सानिया को टोक दिया था। मैं बोली, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? औलाद का जिन्स भी अल्लाह ही तय करता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। सानिया बोली, अम्मी जी, आप बस मुझे मेरे मन की करने दें, उसके बाद मैं आपका हर हुक्म मानूंगी। मैंने सर हिला दिया तो सानिया उस दाई का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी, जबकि मेरा मूड खराब हो चुका था। मैं निहायत उसूल पसंद औरत हूं। मैंने तो आज तक अपने घर में मुलाजमत तक नहीं रखी थी। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि कोई बाहर की औरत आकर मेरे घर का काम करे या मेरे बर्तनों को हाथ लगाए। मैंने सोचा कि मैं ये बात कैफ से करूंगी। वो इस मामले से खुद न बर्दाश्त होगा। शाम हुई तो कैफ ऑफिस से वापस आ गया और सीधा मेरे कमरे में आकर बैठ गया। कैफ मेरे चेहरे की तरफ देखकर मेरी परेशानी भांप गया था। वो बोला, अम्मी, क्या बात है? आज आप कुछ बुझी बुझी सी लग रही हैं। मैं बोली, बेटा, बात ही परेशानी की है तो परेशान होना भी बनता है। कैफ बोला, क्यों अम्मी, क्या हुआ? मैंने उसे सारा माजरा सुना डाला। मैंने कहा कि सानिया आज घर से बाहर गई थी और अपने साथ एक दाई को भी लेकर आई है। बहू का कहना है कि वो दाई पूरे 9 माह हमारे घर में ही रहेगी। कैफ ने भी मुझे हैरत से देखा और बोला, ऐसे कैसे कोई दाई हमारे घर में रहेगी? मैं अभी जाकर सानिया से बात करता हूं। मैंने कहा, कैफ, तुम ये नहीं पूछोगे कि दाई हमारे घर क्यों आई है? तुम्हें तो मैं खुशखबरी की बात सुनाना भूल ही गई। तुम बाप बनने वाले हो। कैफ एकदम ही हैरान हो गया और उठकर मुझे गले से लगा लिया और बोला, अम्मी, आपने इतनी बड़ी बात मुझे इतनी देर से क्यों बताई है? मैं अभी सानिया से मिलकर आता हूं। फिर कैफ अपने कमरे में चला गया और रात के खाने के वक्त ही बाहर आया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने बहू से बात की है? वो बोला, जी अम्मी, मैंने सानिया से बात तो की थी, लेकिन वो रोने लग गई। आप तो जानती हैं कि इस हालत में औरत का रोना अच्छा नहीं होता। बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। आप सानिया को उसकी मनमानी करने दें। मैं बोली, चलो ठीक है, वो सानिया की मालिश आकर कर जाया करे, लेकिन मेरे घर में ना रहे। कैफ बोला, अम्मी, घर का खर्चा मैं चलाता हूं। मैं ही उस दाई की रोटी पूरी कर लूंगा। आपको किस बात की परेशानी है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे ने मुझ पर अपनी कमाई का रूप डाला था। मैं खाना छोड़कर उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने चाय नमाज बिछाया और नमाज पढ़ने लगी थी। नमाज पढ़कर मैंने दुआया अंदाज में हाथ फैला लिए थे। मैं अल्लाह से गुफ्तगू करने लगी थी। आज मेरा दिल बहुत भर आया था। मैं रो रही थी जब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए थे और सलाम फेर कर उठ खड़ी हुई थी। मेरे सामने ही कैफ खड़ा था। वो बोला, अम्मी, आप रो क्यों नहीं हैं? फिर बोला, अम्मी, जिस तरह आप इस घर की मालिक तब थी जब अब्बू हयात थे, बिल्कुल इसी तरह आप अब भी इस घर की मालकन हैं। आप दिल में किसी किस्म को कोई वसवसा मत लाइएगा। आप ही तो मेरा सब कुछ है। आज मैं जिस मकाम पर भी हूं, आप ही की वजह से हूं। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी बेहतरीन तरबियत की और मेरी बहुत अच्छी जगह शादी भी की। अगर आप कहें तो मैं इसी वक्त उस दाई का हाथ पकड़कर उसको घर से निकाल दूंगा। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, बेटा, रहने दो, बहू को करने दो जो वो करना चाहती है।
दरअसल मैं अल्लाह के कहर से डर गई थी। मैंने सोचा कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने उस दाई के साथ क्या सलूक किया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी। सुबह बहू मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अम्मी जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हैं, मगर मेरी बात सुन ले, शायद आपकी नाराजगी खत्म हो जाए। अम्मी जी, ये दाई हमारे घर के पास ही रहती थी। पस्त कामत होने की वजह से कोई भी हामला इससे अपना केस नहीं करवाती थी। उनको यही वहम था कि बोनी सी दाई देखेंगे तो क्या पता कि हमारी औलाद का कद भी छोटा ही रह जाए। शादी तो उसकी हो न सकी थी। ये बेचारी यूं ही मर मर कर जिंदगी गुजर बसर करती थी। फिर इसके हाथ एक खास किस्म का तेल लग गया। उस तेल से ये जिस औरत की भी पेट की मालिश करती है, उसके यहां बेटा ही जन्म लेता है। अम्मी जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे यहां पहली औलाद बेटा ही हो। मुझे उस दाई की कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ था। उस दाई का नाम शगुफ्ता था। मैंने बहू को कहा कि तुमने इस दाई को घर रखकर बहुत भला किया है। ये तो नेकी है जो तुमने इसके साथ की है। मेरी बहू बड़ी खुश हो गई थी। शगुफ्ता दाई काम में मेरा हाथ बटाना चाहती थी, मगर मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था। मैं बोली कि तुम इस घर की मेहमान हो, मैं मेहमानों से काम नहीं करवाया करती। शगुफ्ता दाई भी खुश हो गई थी। आज शाम उसने मेरे बहू के पेट की मालिश करनी थी, इसलिए मेरा बेटा मेरे कमरे में ही आकर लेट गया था। तकरीबन 3 घंटे बाद वो दाई मेरी बहू के कमरे से निकल आई थी और उस दाई के पीछे ही सानिया भी थी। वो बड़ी खुश सी लग रही थी। उसने आकर मेरे सामने अपना दुपट्टा खोल दिया था और बोली, अम्मी जी, ये देखें, दाई ने मुझे कितने ज्यादा पैसे दिए हैं। मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो दाई एक गरीब औरत थी और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। कैफ भी हैरान हुआ था, लेकिन फिर वो खुश हो गया और अपने कमरे में चला गया था। मैंने बहू से पूछा कि उस दाई ने इतने पैसे तुम्हें कैसे दे दिए। मेरी बहू हंसकर बोली, अम्मी जी, पता नहीं दाई के पास इतने पैसे कहां से आए हैं। उसने मुझे कहा है कि मैं हर रोज मालिश के बाद तुम्हें ढेरों पैसे दिया करूंगी। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई थी, जबकि शगुफ्ता दाई भी दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी। लेकिन मुझे रात भर नींद न आई कि सानिया आखिर कर क्या रही है। वो इतनी गरीब दाई से पैसे क्यों ले रही है। मुझे कुछ समझ ना आया था, लेकिन कुछ था जो मुझे खटक रहा था। मैंने सोचा कि मैं अकेले में दाई से बात करूंगी और पूछूंगी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं मौके की तलाश में थी कि मेरी बहू इधर उधर हो तो मैं तफसील के साथ दाई से बात कर सकूं। अल्लाह ने मेरी सुन ली थी और अगले दिन ही सानिया कैफ के साथ डॉक्टर को अपना चेकअप करवाने चली गई थी, जबकि शगुफ्ता घर पर ही मौजूद थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, शगुफ्ता, तुमने इतनी बड़ी रकम मेरी बहू को क्यों दी है। शगुफ्ता घबरा गई थी। उसका चेहरा एकदम ही जर्द पड़ गया था। वो बोली, बीबी जी, सानिया मेरी औलाद की तरह है। उसने आपको बता दिया होगा कि मैं उसके मोहल्ले में ही रहती थी। शुरू से ही मुझ में और सानिया में बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मेरा जो कुछ भी है वो सानिया का ही है। मैं जब भी सानिया के पेट की मालिश करके फारिग होती हूं तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं जो कि मैं खुद नहीं संभाल पाती, इसलिए मैं सानिया को दे देती हूं। मुझे शगुफ्ता की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं एक अल्लाह वाली औरत थी। मैं नमाज, कुरान और रोजे की पाबंद थी और मैं जानती थी कि इस तरह की चीजें दुनिया में रोनुमान नहीं होती। इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं इस दाई का राज मालूम करके ही रहूंगी। राज मालूम करने के लिए जरूरी था कि मैं दाई के तमाम मामलात की छानबीन करूं। मैं दाई पर कड़ी नजर रखने लगी थी। मैंने नोटिस किया था कि वो दाई सारा दिन किताबों में सर दिए रखती थी। किताबों की जिल्द बड़ी पुरानी और अजीब किस्म की थी। मैंने अक्सर ये भी देखा था कि जब मैं खाना बनाकर उठ जाती हूं तो वो चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती और चूल्हे पर हाथ फेरती रहती। न जाने वो किन चक्रों में थी। शगुफ्ता हर शब मेरी बहू के पेट की मालिश करती और ढेरों ढेर पैसे थमा देती थी।
मैंने कैफ से बात की और उससे कहा कि मुझे इस दाई पर शक है, लेकिन कैफ मेरी बात सुनकर हत्ते से ही उखड़ जाता है। वो बोला, अम्मी, आपने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। न जाने आप मुझसे क्या चाहती हैं। मेरी जान आपसे छूट क्यों नहीं जाती। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या ये मेरा ही कैफ था? इसने तो आज तक किसी मुलाजिम के साथ भी ऊंची आवाज में बात न की थी। मां के साथ बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है। मैं सारी रात रोती रही थी। मुझे लग रहा था कि कैफ मुझसे आकर माफी मांग लेगा। अगर ये मेरी खाम ख्याली ही थी, मैंने सारी रात कांटों पर गुजारी थी। सुबह हुई तो मैं सहन में जाकर बैठ गई कि कैफ की नजर मुझ पर पड़ेगी तो वो मुझसे माफी मांग लेगा। मगर मामला तो उल्टा ही हो गया था। मुझे देखकर कैफ दहाड़ने लगा और बोला, सानिया, आज के बाद ये औरत मुझे सहन में नजर नहीं आनी चाहिए। इसका खाना कमरे में ही दे दिया करो। हाँ, क्या मुझ बुढ़िया ने ये दिन भी देखना था। मैं रोने लगी थी। कैफ बाहर निकल गया। न जाने मैं कितनी देर यूं ही बैठी रही थी, जब मेरी सहेली शबनम मेरे घर में दाखिल हुई और मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ है तुम्हें? दिन के 12 बज रहे हैं और सूरज आग बरसा रहा है। तुम इस तरह धूप में क्यों बैठी हो? मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने सारा माजरा सुना दिया था। शबनम बोली, तुम गम न करो, आज शाम में मेरे घर एक पीर साहब आ रहे हैं। तुम मेरे घर आ जाना, हम तुम्हारा मसला उनके सामने रख देंगे। मैं बोली, शबनम, तुम तो जानती हो कि मैं पीर फकीरों पर यकीन नहीं रखती। उसने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें यकीन रखने का कह भी नहीं रही, अगर एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। बात शबनम की ठीक ही थी। वाकई इस मुलाकात में कोई हर्ज न था। इसलिए मैं शबनम के बताए हुए वक्त पर उनके घर जा पहुंची थी। वहां उन पीर साहब के मुरीदों का तांता बंधा हुआ था। मगर शबनम ने मेरी सिफारिश की तो वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने पीर साहब के सामने अपने तमाम दुख दर्द सुना दिए थे। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पीर साहब बोले, बेटी, तेरे घर पर काले जादू का वार चला है। मैं पहले ही किसी ऐसी किस्म की बात सुनने के लिए तैयार थी, क्योंकि जानती थी कि इन लोगों ने यही ढकोसला बनाया होता है। मैं अपनी सोचों में गुम थी तो पीर साहब हंसकर बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी से एक पैसा भी वसूल नहीं किया। मैं ये सब फी सबीलिल्लाह करता हूं। शायद कि मेरी मदद से किसी की जिंदगी आसान हो जाए। मैंने कोई ढकोसला नहीं रचाया। मैंने नजर उठाकर पीर साहब की तरफ देखा। वो बहुत ही नूरानी शक्ल वाले थे। वो मेरे दिल का हाल भी जान गए थे। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि वो सच में कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं हैरान थी कि मुझ पर काला जादू कौन करेगा। मैंने उनसे इस्तफसार किया तो वो बोले, बच्ची, कोई तेरा बहुत ही नजदीकी है जिसने ये सब किया है, मगर मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। वो बोले, तुम खुद ही अपने मामलात की देखभाल करो, तुम पर हकीकत खुल जाएगी। लेकिन तब तक तुम आयतल कुर्सी का विर्द करती रहा करो और चारों कुल पढ़कर खुद पर और अपने बेटे पर फूंकती रहा करो। इंशाअल्लाह सब खैर हो जाएगी। मैंने पीर साहब की बात पर अमल किया और उनकी बताई हुई सूरतों का विर्द दिन रात करने लगी थी। अभी ये विर्द करते हुए मुझे 2 दिन ही हुए थे कि कैफ मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरे पांव पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। बोला, अम्मी, न जाने मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपके साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी की। आप मुझे माफ कर दें। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मैं आपके साथ इस तरह की बदतमीजी करूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने कैफ को अपने कदमों से उठाकर गले लगा लिया और कहा कि मां का दिल कभी भी बच्चे की तरफ से मैला नहीं होता। मैंने तुझे माफ किया। कैफ खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया था। मैं भी उठकर सहन के चक्कर काटने लगी।
जब मेरी नजर शगुफ्ता दाई पर पड़ी थी। वो चूल्हे के नजदीक बैठी कुछ कागजात जला रही थी। मुझे उस पर शक हुआ। मुझे लगा कि क्या पता ये दाई ही हम पर काला जादू कर रही हो, लेकिन मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। अगली रात दाई मेरी बहू के कमरे में चली गई तो कैफ मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा, मुझे दाई पर शक है कि कहीं वो तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। हम तुम्हारे कमरे में जाकर देखते हैं कि दाई किस किस्म की मालिश करती है। कैफ ने मेरी बात मान ली और मेरे साथ ही चल पड़ा। हम बहू के कमरे में छुप कर दाखिल हुए थे, लेकिन सामने का मंजर काफी परेशान कुन था। मेरी हामला बहू पैरों में घुंघरू बांधकर रक्स कर रही थी। उसके चारों तरफ आग जल रही थी। जब उसकी नजर कैफ पर पड़ी तो वो शदीद खौफजदा हो गई और पीछे की जानिब गिर पड़ी थी। बहू की चीखें गूंजने लगी थी। हम सब कुछ भूल भाल कर बहू को उठाकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि हम बच्चा नहीं बचा सके। बहू को भी होश आ गया था। वो कैफ की जानिब देखकर रोने लगी थी। कैफ बोला, सानिया, हमारा बच्चा चला गया है। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। उस वक्त तुम अपने कमरे में क्या कर रही थी? सानिया पर बहुत बड़ा गम टूट पड़ा था, इसलिए वो अपने हवास में नहीं थी और उसने अपनी सारी कहानी सुना दी थी। वो बोली, जब मैं ब्याह कर तुम्हारे घर आई तो देखा कि तुम अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत करते थे। ये सब मुझसे हजम नहीं होता था। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, इसलिए मैंने इस औरत को बुला लिया और घर में यही मशहूर कर दिया कि ये दाई है, जबकि ये दाई नहीं बल्कि काले जादू की बहुत बड़ी आमला है। इसने ही तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर जादू किया था, जिसके जेरे असर तुम दोनों एक दूसरे से बदजन हो गए थे। मैं चाहती थी कि तुम अपनी मां को घर से निकाल दो, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अल्लाह मुझसे मां बनने का रुतबा ही छीन लेगा। सानिया ज़ारो कतार रो रही थी। कैफ कुछ भी कहे बिना उठा और सानिया को 3 तलाकें देकर घर वापस आ गया था। मैं बड़ी परेशान थी कि अब आगे क्या होगा, लेकिन हमारे घर के हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ने लगे थे। कैफ सारी सारी रात सो नहीं पाता था। वो उठकर रोता था कि सानिया मेरे ख्वाब में आकर मुझे डराती है। मैंने अपनी सहेली से राब्ता किया। वो मुझे उस पीर साहब के पास ले गई। पीर साहब ने बताया कि आपकी बहू आप पर काले जादू के बहुत खतरनाक वार कर रही है, इसलिए उसकी हालत तबाह हो रही है। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर पीर साहब ने कहा कि वो खुद ही इस जादू का तोड़ करेंगे। उसके लिए उन्हें हम दोनों की मदद की जरूरत थी। मैंने मदद की हामी भर ली और पीर साहब ने जादू का तोड़ करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में कैफ की हालत बेहतर हो गई थी। वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आया था। मैंने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र किया और अपने बेटे की एक निहायत ही अच्छे घराने में शादी कर दी थी। मेरी नई बहू बहुत ही अच्छी है। वो मेरा और कैफ का बहुत ख्याल रखती है। मैं आज भी सानिया के बारे में सोचती हूं तो खौफ से कांप जाती हूं, लेकिन मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं कि उसने सानिया का असल चेहरा मुझे और मेरे बेटे को दिखा दिया और हमें उसके शर से महफूज रखा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।